हिप्नोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है। सबसे पहले लोगों के मन से ये डर निकले कि ये एक थेरेपी है रेदर देन कोई ब्लैक मैजिक या कोई सुपरस्टिशन या कोई फ्रॉड। आपने कैसे सोचा कि इसे आप अपना प्रोफेशनल पाथ चुनना चाहते हैं? आप किसी की परमिशन के बिना आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? आई डोंट नो व्हाट इट इज। सबसे ज़्यादा अगर हिप्नोसिस की बैंड बजाई है तो मूवीज़ या टीवी शोज या इन्होंने ही करा है। काले जादू में विश्वास करते हैं? फिजिकली हुई हैं और हम उसको मेंटली ठीक कर सकते हैं। मैम एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको। एक बच्चा पैदा होता है, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विवक्षा और आप सुन रहे हैं आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज, स्टोरीज दैट हील, इंस्पायर एंड कनेक्ट हार्ट्स। अब तक आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज पर हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बहुत सारी बातें की है, लेकिन रिसेंटली हमने हमारी हेल्थ केयर सीरीज में एक नया चैप्टर ऐड किया है विच इज ऑल्टरनेट थेरेपीज। ऑल्टरनेट थेरेपीज के पिछले एपिसोड में हमने बात करी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक रेकी के बारे में, और आज हम हमारी बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, सही समझा आपने, हमारा माइंड। माइंड एक ऐसा टॉपिक है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर डॉक्टर्स भी आज तक रिसर्च कर रहे हैं। और आज एज एन ऑल्टरनेट थेरेपी हम बात करेंगे हिप्नोथेरेपी की। हिप्नोथेरेपी वर्ड सुनते ही शायद हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती है। या तो हमने इसे एंटरटेनमेंट शोज में देखा है तो इसे एंटरटेनमेंट की तरह लोग समझते हैं, या फिर एज अ फ्रॉड। अगर हम कहें कोई हमें हिप्नोटाइज कर रहा है तो ऑडियंस सिर्फ यही समझेगी कि कोई ना कोई फ्रॉड होने वाला है। आइए आज हमारे गेस्ट के साथ समझते हैं कि हिप्नोथेरेपी किस तरह आपके लिए एक पावरफुल हीलिंग टेक्निक हो सकती है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रुचिर गुप्ता। ये पिछले 25 साल से हिप्नोथेरेपी पे रिसर्च कर रहे हैं, एक पावरफुल माइंड हीलिंग टेक्निक की तरह इसे लोगों के साथ यूज कर रहे हैं, और आज तक न जाने कितने पेशेंट्स की इन्होंने हेल्प करी है। तो आइए लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर रुचिर गुप्ता। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो अगेन एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है सर वंस अगेन बीइंग ऑन आवर स्ट्रेंथ स्टोरी? अच्छा लग रहा है मैम। सर आपका पिछला एपिसोड हमारी ऑडियंस ने बहुत बहुत पसंद किया है, और जब हम आज बात कर रहे हैं एक होलिस्टिकल हेल्थ अप्रोच की, राइट, हेल्थ इज नॉट ओनली मेडिकल रिपोर्ट्स, तो ये ऑल्टरनेट थेरेपीज बहुत ही पावरफुल टेक्निक एमर्ज होके आ रही हैं। सो आज के टॉपिक से शुरुआत करते हुए बात करते हैं कि हिप्नोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है, और आपने कैसे सोचा कि इसे आप अपना प्रोफेशनल पाथ चुनना चाहते हैं? मैम हिप्नोथेरेपी बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल चीज़ है इफ़ द थिंग्स आर रिलेटेड टू माइंड। अगर हमारे शरीर में माइंड से रिलेटेड कुछ भी है तो हिप्नोथेरेपी कैन वर्क। और 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, ये हमको सिखाया जाता है। अगर डॉक्टर भी पढ़ाई करता है तो उसको भी ये चीज़ बताई जाती है। तो जब 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं तो फिर हिप्नोथेरेपी तो 95% बीमारी को ठीक कर सकता है। इट इज़ एज सिंपल। तो इसीलिए हिप्नोथेरेपी को हमने इसलिए चुना था कि जब मैंने 2001 में रेकी से प्रैक्टिस करते हुए लोगों की हीलिंग चालू करी तो कई ऐसी चीज़ें आई मेरे सामने जिनको कि मैं रेकी में शायद उतनी अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहा था। तब फिर मैंने जो है वो हिप्नोथेरेपी के ऊपर जाने का सोचा, और फिर डॉक्टर जे.आर. सिंह थे जिनसे मैंने हिप्नोटिज्म सीखा था 2004 में, और फिर इसकी प्रैक्टिस चालू करी थी। और इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल मेरे खुद के साथ है कि एक बार मैं कहीं गया था और बारिश हो रही थी, पैर फिसला और मैं एक गाड़ी से टकराया तो मेरा जो लेफ़्ट शोल्डर है वो खिसक गया, डिसलोकेट हो गया। अब डिसलोकेट होने के बाद में उस टाइम पे हम एक डॉक्टर के यहाँ पर ही आए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने तो बोला कि उन्होंने एक क्रोसिन दी और बोला कि आप तो सीधे हॉस्पिटल जाओ। और बट मैंने बोला नहीं, पहले मैं खुद ही ट्राई करूँगा। तब हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद में मैंने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटिज्म में ले जाके और मेरा पूरा का पूरा शोल्डर वापस से सेट किया, विच वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो।
और उस टाइम पे मेरे सर को जब मैंने बताया तो उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने एक बार मेरे को बुलाया और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बुलाया सेंटर में, और फिर उनको बताया कि इस आदमी ने अपना खुद का शोल्डर खुद ही सेट किया, क्योंकि अगर शोल्डर डिसलोकेट होता है तो बहुत दर्द होता है, और दर्द के साथ में क्या होता है कि आपका बीपी भी लो हो जाता है। पर चूँकि डॉक्टर ने मेरे को क्रोसिन खिला दी थी तो बीपी उतना लो नहीं हुआ, बट दर्द तो था। तो फिर हम लोगों ने उसको सेट किया, तो उसके बाद से मेरे को इस थेरेपी के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ओके सर, जैसे आपने बताया तो बड़ा ही मैजिकल सा, सुनने में बड़ा मैजिकल सा लगता है, और कई बार फिर लोग इसे एज अ फ्रॉड की तरह कनेक्ट करने लगते हैं कि हिप्नोथेरेपी मतलब कुछ गलत होने वाला है, या फिर अच्छा ऑल्सो आप किसी की परमिशन के बिना आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? नहीं, अगर आप किसी की परमिशन नहीं है या कोई विलिंगली हिप्नोटाइज होना नहीं चाहता है तो आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। दैट मीन्स फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नहीं। सर, हिप्नोसिस वाली जो स्टेट है उसमें क्या इंसान पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है? क्या आप उसे अनकॉन्शियस स्टेट में लेके जाते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए? नहीं, ओके। हिप्नोटिज्म जो है वो पूरा का पूरा ट्रांस की स्टेज में काम करता है। ट्रांस अगर हम ऐसा समझें तो वो एक बिटवीन की स्टेज है, ना तो व्यक्ति पूरी तरीके से सोया हुआ है और ना ही पूरी तरीके से जागा हुआ है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है। ओके। सर, ऐसी ही कई, जब आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करी, हमने रिसेंटली अभी मैनिफेस्टेशन पे भी बात की है, उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड को काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा था। तो क्यों हम सबकॉन्शियस माइंड को एक तो ऑल्टरनेट थेरेपीज में इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, एंड वाई वी आर नॉट एबल टू फील एज अ ह्यूमन बीइंग? जब हम एवरीडे लाइफ स्टाइल में हैं, हम क्यों नहीं फील कर पाते हमारा सबकॉन्शियस माइंड? मैम, सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही है जैसा कि हम सांस ले रहे हैं और हम सांस को फील नहीं कर पाते, है ना। सांस को हम कब फील करते हैं? जब उसका स्टेट चेंज होता है। मतलब या तो हम तेज तेज सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं, या फिर हम बहुत धीमी सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है सबकॉन्शियस माइंड भी तभी आपको फील होगा जब उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे। अदरवाइज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है और आप बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट उतार लेते हैं, या आप उस एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, जहाँ पे कि आप बहुत सारी चीज़ उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे गुस्सा आता है ना, तो गुस्से के टाइम पे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है विद द कॉन्शियस माइंड, और गुस्से में कई बार बोली हुई चीज़, सोची हुई चीज़ बहुत जल्दी हमारे अंदर डीप इम्पैक्ट ले जाती है। या हम बहुत हाईली इमोशनल स्टेज में आते हैं तो भी हमारे साथ ऐसा होता है कि उस समय कोई बोली हुई चीज़ या सोची हुई चीज़ बहुत डीप इम्पैक्ट में चली जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम उस चीज़ को हमारे अंदर उतार लेते हैं। ओके। तो सर, अब इसको थोड़ा सा और टेक्निकली समझते हैं, जनरल से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। कैसे वर्क करती है हिप्नोथेरेपी? साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हिप्नोसिस में आज तक ये माना जाता है कि हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस जो है वो बाहर से आई हुई कोई टेक्निक है। बट मैं आज भी बोलता हूँ लोगों को कि हिप्नोटिज्म जो है वो हमारे यहाँ से ही गई हुई टेक्निक है। इंडिया से, भारत से। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमने सबने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है या सुना है कि श्री कृष्ण भगवान जो थे वो 40-50 गोपियों के साथ एक साथ डांस करते थे। दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटिज्म, कि उन्होंने अपने आप को उन लोगों को ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया कि हर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि शी इज़ डांसिंग विद हिम। तो सम्मोहन जो है वो हमारे यहाँ से ही गया हुआ है, और सम्मोहन यहाँ से गया, फिर उसका ग्रीक नेम आया हिप्नोस। हिप्नोस मतलब नींद, और हिप्नोसिस मतलब नींद की अवस्था।
ऐसे करके वो हिप्नोटिज्म में कन्वर्ट होके वापस आया और फिर हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया और हमने सम्मोहन को समझा ही नहीं कभी। तो ऐसे करके हिप्नोटिज्म जो है एक वो स्टेज है जहाँ पे कि हम व्यक्ति को एक अधूरी नींद में ले जाते हैं, जिसको हम ट्रांस बोलते हैं। उसको ले जाने की कई टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें कि हम व्यक्ति को, उसमें हमको सिर्फ इतना ही करना है कि व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड उसको आप इस तरीके से डाइवर्ट करें कि सामने वाले व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड डाइवर्ट हुआ और आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी स्लीप, तो वो अधूरी नींद में चला जाता है एंड देन यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। ओके। सर, मैंने कई लोगों को हिप्नोसिस से डरते हुए भी देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ट्रांस में चले जाएंगे और कहीं कोई डीप डाउन सीक्रेट है जो सबके सामने बाहर आ जाएगा। जो मैं जितना मैंने बात करी है लोगों से, ऑफ कोर्स हर किसी के कोई डीप डाउन सीक्रेट्स होते होंगे जो वो पूरी दुनिया से नहीं शेयर करना चाहते होंगे, और उन्हें लगता है कि शायद मैं ट्रांस में चला जाऊं तो मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैम वो डिपेंड करता है कि सामने वाले को हम किस प्रॉब्लम के लिए हिप्नोसिस में ले जा रहे हैं। अगर सामने वाले ने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई उसका डीप डाउन सीक्रेट है तो ही वो बाहर आएगा, अदरवाइज़ उसको हम जिस प्रॉब्लम के लिए ले जा रहे हैं वो उसी प्रॉब्लम के लिए जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देयर वॉज ए लेडी, उसको खाना बनाने से डर लगता था। जैसे ही मतलब गैस चालू करी तो उसको डर लगता था। अब हम जब उसको लेके गए तो 6-7 लाइफ पहले जो है वो ऐसे ही खाना बनाते बनाते पूरी जल के मर गई थी, इसलिए उसको वो आग से डर था। फिर जब हमने उसको धीरे धीरे वहीं पे हीलिंग चालू किया उसी लाइफ में, देन विद इन 4 to 5 सेशंस शी केम आउट और शी वॉज नॉर्मल। सर, आपने ट्रांस की बात करी, तो जब आप किसी इंसान को ट्रांस में लेके गए, आजकल हम कई चीज़ें देख रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी। एज एन अडल्ट अगर आपकी चाइल्डहुड में कुछ हुआ है आपके साथ, वो आपके अडल्टहुड को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हील होता है? मैम ऐसा है कि मैंने पहले भी कई बार बोला है, आज भी बोलता हूँ कि जो भी बच्चा है वो 5 साल की एज तक सब चीज़ें सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर उसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है, ऐसा इंसिडेंट कोई आया है जिसके कारण उसको वो ट्रॉमा में चला गया है, जो उसके डीप डाउन चला गया है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। उसमें हमको पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसको इसी लाइफ में हम पास्ट में ले जाते हैं और धीरे धीरे करके उसको चाइल्डहुड में ले जाके उसके ट्रॉमा को वहाँ पे हमको हीलिंग करना पड़ता है। सर, हमने ये भी सुना है कि हिप्नोसिस में साइकिक सर्जरी भी पॉसिबल है, क्या ये सच है? यस मैम, पॉसिबल है। अच्छा, कैसे? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक पेशेंट थी थाईलैंड में, और उसको जो था बचपन से सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो लास्ट ईयर वो मेरे पास आई कि मेरे को माइग्रेन है, और माइग्रेन में जो वो स्टेरॉइड्स की, मतलब उसका माइग्रेन इतना बढ़ चुका था कि उसको स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे थे, और उन स्टेरॉइड्स का जो उसको साइड इफ़ेक्ट था दैट वाज ओवेरियन कैंसर। तो वो और उसके हस्बैंड दोनों हिल गए थे कि भाई अब अगर हम यही स्टेरॉइड्स कंटिन्यू करते हैं और ओवेरियन कैंसर हो गया तो फिर हमको कैंसर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मेरे पास आई, हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरी टीम ने कुछ महीनों तो उनको रेकी दी। तो रेकी में भी हमने ये देखा कि हम माइग्रेन के लिए रेकी देते थे तो उनका दर्द बढ़ जाता था, पर अगर सिर्फ हम हेडेक के लिए रेकी देते थे तो उनका दर्द ख़त्म हो जाता था। तो हमने उनको बोला कि मैम आपको माइग्रेन नहीं है तो ये किसी प्रकार का हेडेक, इट इज़ नॉट माइग्रेन। तो फिर वो फिर से डॉक्टर्स के पास में गई, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो उनमें से एक डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको हेडेक भी नहीं है, ये स्ट्रेट नेक सिंड्रोम है। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा क्या होता है, ठीक है। हम लोगों की जो गर्दन होती है उसमें कर्व होता है, और हमारी जो स्कल है वो कर्व के पॉइंट पे टिकी रहती है और उस पर बैलेंस्ड रहती है, उसके हिसाब से कर्व होता है। बट उनकी जो गर्दन थी वो स्ट्रेट थी,
तो उनका जो स्कल था वो बैलेंस नहीं होता था, तो वो ज़रा सा भी नीचे झुकती, कुछ काम करती, कुछ भी करती तो एकदम से उनको हेडेक चालू हो जाता था। तो जब उनके डॉक्टर ने उनको ऐसा बोला तो फिर हम लोगों ने उस स्ट्रेट नेक सिंड्रोम के लिए भी रेकी देना चालू करा, बट उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं दिखा। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आपकी ना साइकिक सर्जरी करके इसमें कर्व बना दूंगा। तो बोले सर ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने कहा कि हाँ पॉसिबल है। तो फिर बोले कैसे होगा? मैंने कहा या तो आप आ जाओ या फिर मेरे को वहाँ बुला लो। तो बोले ठीक है, हम लोग आपकी टिकट्स बनवा देते हैं, आप आ जाइए। तो मैं गया 4 दिन के लिए वहाँ पे, और 2 सेशंस लिए, और उसके बाद में एक उनको 6-7 मिनट का एक ऑडियो सुनने के लिए दिया। एंड टुडे शी इज़ टोटली नॉर्मल। हमने साइकिक सर्जरी में उनका कर्व भी बनाया। कर्व बनाने में जो उनके स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें छोटे छोटे से मोती रखे, जिसके कारण कि वो कर्व बन गया। एंड टुडे शी इज़ टोटली नॉर्मल। वो मेरे को इतनी बार थैंक्स के मैसेजेस डालती है कि मेरे को भी लगता है कि अब क्या बोलूँ मैं इनको। राइट सर, सुनने में थोड़ा सा कनेक्शन मेरे लिए बैठाना मुश्किल हो जा रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में स्लीप उसमें लेके जा रहे हैं, तो वो एक माइंड का स्टेट और फिजिकली बॉडी का कोई पार्ट चेंज करना, कैसे ये कनेक्टेड है? मैम एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको। एक बच्चा पैदा होता है 1 फुट का, है ना, और 6 फुट का बन जाता है। कैसे? कई केसेस आपने सुने होंगे जिसमें कि बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ, राइट? तो उनका बॉडी भी डेवलप नहीं होता है, राइट? वही बात है कि जब यहाँ पे हमारा माइंड 1 फुट के बच्चे को 6 फुट का बना सकता है, तो वो हमारे शरीर में क्या नहीं कर सकता। माइंड इज मच मोर पावरफुल देन वी थिंक। यस, इट इज़ ऑलवेज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उसी से हम हमारी दुनिया बनाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो किया वो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया। मैंने ऐसे भी कई वीडियोस या कुछ देखे हैं जहाँ पे कि कुछ हिप्नोटिस्ट बोलते हैं कि आपका लीवर जो है वो हम प्लास्टिक का लगा देंगे, आपका हार्ट, लंग्स प्लास्टिक का चेंज कर देंगे एंड इट विल वर्क। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मेरा मानना है कि जो हमारा माइंड एक्सेप्ट कर सकता है उसको वो बहुत जल्दी रेगुलेट कर देता है और परमानेंट भी कर देता है। सर, ये तो फिजिकल इश्यूज की हमने बात करी, कई मेंटल इश्यूज भी लोग फेस करते हैं, जैसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, या दिमाग की बीमारी अगर उसे सिंपल भाषा में कहा जाए। तो इस तरह की बीमारियों का क्या इलाज है? मैम इस तरह की बीमारियों का इलाज हिप्नोसिस में ही है, क्योंकि मेडिकली तो हम उनको सेडेट कर देते हैं और सेडेट करके उनका माइंड सुला देते हैं, राइट? बट इस प्रकार के केसेस में जब हम उनको डीप ट्रांस में ले जाते हैं तब हमको उसका कारण पता चलता है कि उनको ये मल्टीपल डिसऑर्डर क्यों है। जब हम उसके कारण पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो जाते हैं। ओके। और पैरालिसिस करके जो बीमारी है, जो हम कई आसपास हमारे सुनते हैं कि जिनकी उम्र हो जाती है, दे एंड अप गोइंग इन पैरालिसिस, दे कांट मूव देयर बॉडी पार्ट और मे बी पूरी बॉडी, तो उसको कैसे आप हिप्नोसिस में ट्रीट करते हैं? मैम पैरालिसिस को हमने कभी हिप्नोसिस में ट्रीट नहीं किया, पैरालिसिस को हमने रेकी से ही ट्रीटमेंट किया है। हाँ, तो रेकी में उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, 2-3 महीने में व्यक्ति को बहुत चेंजेस मिल जाते हैं। हिप्नोसिस में हम लोगों ने पैरालिसिस को कभी ट्रीट नहीं किया। ठीक है सर, तो फिर रेकी और हिप्नोसिस में कैसे फ़र्क समझा जाए? किस चीज़ के लिए रेकी कंसल्ट करना चाहिए और किसके लिए हमें हिप्नोसिस पे आना चाहिए? मैम हिप्नोसिस के लिए हमें उन चीज़ों पे जाना चाहिए जो कि फिजिकली हुई हैं और हम उसको मेंटली ठीक कर सकते हैं, है ना? पैरालिसिस में तो हमारा माइंड का एक पार्ट ही बंद हो चुका है, तो हम उसको एक्टिवेट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए आधा माइंड का पार्ट कोई सा गया है तो हम दूसरे आधे माइंड से उसको सही नहीं कर पाएंगे। सो
बेसिकली दिस इज अ माइंड टेक्निक. आपका माइंड प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए इसको वर्क करना. सर फेक हिप्नोसिस की बात करते हैं आप. फेक हिप्नोसिस या फिर फ्रॉड हिप्नोसिस की अगर बात करें तो क्या सच में हमने मूवीज में देखा है वैसे तो ये कि आपने हिप्नोसिस करा के कुछ करा लिया किसी से, तो ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ स्टोरीज है? मैम सबसे ज़्यादा अगर हिप्नोसिस की बैंड बजाई है तो मूवीज़ या टीवी शोज़ या इन्होंने ही करा है. बट हिप्नोसिस इज़ ए वेरी गुड साइंस, वेरी गुड साइंस. और इसमें हम किसी की विल के अगेंस्ट कुछ नहीं करा सकते, चाहे हम उसको कितना भी डीप ट्रांस में ले जाएं. क्योंकि हम ट्रांस में ले जाते हैं तब भी वो व्यक्ति कॉन्शियस तो रहता ही है जी. वो हमारी बात सुन रहा है, उसको आसपास की आवाज़ें आती हैं तो वो कॉन्शियस तो है ही. तो हम उससे ऐसा कुछ नहीं करा सकते जो उसके विल के अगेंस्ट जाएगा. सर आपने टीवी और शोज की बात करी तो कई आजकल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ये सब फेमस हो रहे हैं जो माइंड रीडिंग कर रहे हैं. वो आपको बोलेंगे कि आप सोचिए किसी बारे में या फिर मे बी आपके क्रिकेट मैच के बारे में सोचिए या किसी बुक के बारे में सोचिए एंड दे विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग. तो ये है पॉसिबल या सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी है? ये क्या होता है कि अगर हम आध्यात्म की बात करेंगे ना तो कुछ लोग हैं जो अपने थर्ड आई तक पहुंच गए या थर्ड आई एक्टिवेट कर लिया. आजकल थर्ड आई एक्टिवेशन की भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, राइट. तो कुछ लोगों का जिनका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है तो दे कैन रीड योर माइंड ईजीली, दैट इज़ पॉसिबल. तो वो करते हैं वो लोग. सर कई एक आई डोंट नो इसे सुपरस्टिशियस का पार्ट बोलना चाहिए कि ये सच है या गलत. मैंने कई हमारे आसपास सुना है कि कोई कहता है कि कोई बहुत ही स्पिरिचुअल डीटी उनके अंदर आ गई है और वो खुद को एक भगवान का रूप समझने लगते हैं. आसपास के सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके अंदर कोई भगवान का अवतार उतर के आ जाए? मैम भगवान को आप क्या समझते हैं, क्योंकि किसी ने भगवान को देखा नहीं है ना. मतलब इट्स ए वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब अगर इतनी हाई लेवल ऑफ एनर्जी किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो उसका शरीर उसको कैसे झेलेगा. भाई हम लोग, जैसे मैं रेकी की बात करूं तो हम फर्स्ट लेवल में और सेकेंड लेवल के अट्यूनमेंट में 21 डेज़ का गैप रखते हैं, जिससे कि 21 डेज़ में सामने वाले की बॉडी क्लींस हो जाए और उसकी बॉडी इतनी तैयार हो जाए कि वो सेकेंड लेवल का अट्यूनमेंट ले सकता है. सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में हम लोग करीब करीब 6 महीने का गैप रखते हैं कि सामने वाला प्रैक्टिस करके उतना तैयार हो जाए कि थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट ले सके. क्योंकि उसमें भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है. मतलब फर्स्ट लेवल में आपका ऑरा जो है वो 8 से 10 फीट चला जाता है, सेकेंड लेवल के बाद 20 से 25 फीट चला जाता है और थर्ड लेवल के बाद इनफाइनाइट हो जाता है. तो जब उस पे हम इतना कॉशस रहते हैं तो कोई भगवान किसी के अंदर कैसे आ सकता है. हाँ, जो हो सकता है वो सिर्फ इतना है कि सामने वाले की साधना ऐसी है कि वो उसने हायर लेवल पे चला गया जहाँ पे कि वो दूसरों को फील कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स फील कर सकता है, उनको बता सकता है. बट देन इफ़ ही इज़ एक्टिंग लाइक ए गॉड तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकता कि वो गॉड कैसे हो जाएगा. इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, उनको शायद ऐसा लग रहा है. बहुत कुछ सुनने में सर मैंने जैसे कहा मुझे बड़ा ही मैजिकल सा लग रहा है ये. तो आप हमारी ऑडियंस के लिए एक अगेन 5 मिनट का कोई लाइव सेटअप या कुछ लाइव एक्सपीरियंस दे सके. मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों के मन से ये डर निकले कि ये एक थेरेपी है रेदर देन कोई ब्लैक मैजिक या कोई सुपरस्टिशन या कोई फ्रॉड. तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ जैसे आपको वैसा वैसा फील करना है, दैट्स इट. ठीक है. प्लीज़ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए. पूरा ध्यान अपनी सांसों में रखिए. पूरा ध्यान अपने विचारों में लाइए. अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए महसूस कीजिए. फील द कलर ऑफ योर ब्रेथ. अपने सांस के रंग को महसूस कीजिए. मैं जैसे ही 5,
4 3 2 1 बोलूँगा। मेरे 1 बोलने के साथ ही आप एक गहरी नींद में चली जाएंगी। मेरी आवाज़, मेरे आदेश आपको दूर से आते हुए सुनाई देते रहेंगे और आप एकदम विचार शून्य होती जाएंगे। सो गेट सेट, बी रेडी। 5 4 3 2 1 स्लीप। गहरी नींद में जाइए। गहरी नींद में जाते जाइए। डीप स्लीप। और गहरे और गहरे सभी प्रकार के अपने स्ट्रेसेस को निकलता हुआ महसूस कीजिए। डीप स्लीप। मैं 10 से 1 की उल्टी गिनती गिनूंगा। हर उल्टी गिनती के साथ आप पहले वाली गिनती की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा गहराई से आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर में से सभी प्रकार के तनाव से मुक्त होती जाएंगी। मेरे 1 बोलने के साथ ही आप पूरी गहराई से तनाव मुक्त होती जाएंगी। 1 बोलने के साथ ही आप पूरी गहराई से तनाव मुक्त हो चुकी होंगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरी गहराई से तनाव मुक्त, टोटली स्ट्रेस फ्री, टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं फिर से 5 4 3 2 1 बोलूँगा। एकदम हल्के फुल्के तरोताज़ा फ्रेश होके वापस आते जाइए। 1 बोलने के साथ ही आप पूरी गहराई से तनाव मुक्त होके एकदम हल्के फुल्के तरोताज़ा फ्रेश होके वापस आ चुके होंगे। 5 4 3 2 1 ओपन योर आइज। थैंक यू सर। मैं शेयर करूं कुछ? बिल्कुल करिए। अगेन आई वुड से कि मेरे क्लैश ऑफ थॉट्स, वो आपका ऑरा भी हो सकता है। आई वुड से दिस अगेन, बट क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं था आज बिल्कुल भी। और यूजुअली यही होता है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लैश करते हैं। एक टू डू लिस्ट सामने आ जाती है, पेंडिंग टास्क सामने आ जाते हैं, बट आई वॉज वेरी मच काम एंड कंपोज। अभी कैसा लग रहा है? फ्रेश? फ्रेश कहीं कोई भारीपन नहीं है? ऑल फ्रेश, गुड। ठीक है सर। तो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, और आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर आप कुछ शेयर कर सकें कि क्यों उन्हें हिप्नोथेरेपी अगेन एज अ ऑल्टरनेट थेरेपी कंसिडर करनी चाहिए और इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैम, डरने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे हिप्नोटिस्ट के पास हैं तो आप ये मान के चलिए कि ही इज़ गिविंग यू द बेस्ट। और हिप्नोटिस्ट आपकी किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको सबसे ज़्यादा सहायता कर सकता है। चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग है, चाहे आपका बिजनेस है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर किसी का बिजनेस पास्ट लाइफ में फॉल हुआ है तो इस लाइफ में भी फॉल होता है। तो अगर उन चीज़ों को वो हील कर देता है तो आपका इस लाइफ में भी बिजनेस ग्रो हो जाता है। सो इसलिए हिप्नोटिज़म इज़ ए वेरी गुड टेक्निक, वेरी गुड थिंग, जिसको कि आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए आप किसी भी अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। सर, मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं, और जैसा कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में किया था वैसे ही एक छोटा सा गेम हमारे पास है। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, उसको सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट जो आता है वो शेयर कीजिएगा, शॉर्ट एंड क्विक।
Okay. Past life regression. Past life regression is possible and it's a very good technique, and it should, if you are facing anything in present, then your past life can be cleared with hypnotherapy. Manifestation. मैनिफेस्टेशन आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके ड्रीम्स का व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस लाइफ बिल्कुल कर सकते हैं. Mind reading. माइंड रीडिंग पॉसिबल है, बट किसी अलग टेक्निक में. Trauma healing. ट्रॉमा हीलिंग हो सकता है 100% विद हिप्नोथेरेपी. Sleep paralysis. Sleep paralysis, yes. Sleep paralysis can be healed with hypnotherapy. Law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्ट हो सकता है, बट नॉट डेफिनेटली. अगर आप सामने वाले व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, देन इट कैन नॉट हैपन. Okay. Subconscious programming. यस, 100%. What we spoke about in hypnotherapy. ठीक है. Memory recall. मेमोरी रिकॉल 100% होता है इसमें. अच्छा. Okay. Gut feeling. गट फीलिंग इज इंट्यूशंस. इट इज पार्ट ऑफ योर थर्ड आई चक्रा. It's not part of hypnotherapy. Okay. Sixth sense. अगेन इंट्यूशंस. Okay. Inner child. इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, हिप्नोथेरेपी में ही होता है. इनर चाइल्ड हीलिंग डेफिनेटली होता है. थैंक यू सो मच सर. आज हमने अगेन एक नई ऑल्टरनेट थेरेपी के बारे में सीखा. आई एम श्योर ऑडियंस को इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी. जाने से पहले आप ऐसी कोई 3 चीज़ें हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें जिनका अगेन उन्हें ध्यान हमेशा रखना चाहिए. एक तो हिप्नोथेरेपी से कभी डरना नहीं चाहिए. जितना हिप्नोटिज्म को लेके जितना भी जादू टाइप चीज़ें फैलाई हुई हैं वो नहीं होती हैं. हिप्नोटिज्म सिर्फ विल के ऊपर ही किया जा सकता है. और आप आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए किसी भी अच्छे हिप्नोटिस्ट से मिलिए, पहले उससे बात करिए, आप उसको समझिए. अगर वो आपकी प्रॉब्लम का एनालिसिस अच्छे से कर पा रहा है तब आप उसके साथ में हिप्नोटिस्ट सेशंस के लिए जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू सो मच टुडे फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू मैम. तो देखा आपने दोस्तों, माइंड, बॉडी का एक ऐसा छोटा सा ऑर्गन जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. नॉट ओनली दिस लाइफ, मे बी योर पास्ट लाइफ एज वेल. हमने इस एपिसोड में हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी को एक बहुत ही पॉजिटिव हीलिंग टेक्निक के थ्रू पर्सपेक्टिव दिया है. अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल उठता है तो आप मिस्टर रुचिर गुप्ता को कंसल्ट कर सकते हैं. उनकी डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं. अगर आपको लगता है कि हिप्नोसिस को लेकर आपके दिमाग में एक नया पर्सपेक्टिव आया है तो ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड. दिस इज योर होस्ट विवक्षा साइनिंग ऑफ.